गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 24 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार देख लेते हैं आज ब्रीफली क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ रहती है वो तो हम लोग करते ही हैं। वहां से फिर हम लोग करने वाले हैं डिजास्टर जो है आसाम के अंदर आया है। ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जिसको हम अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कवर करने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कवर कर सकते हो और ज्योग्राफी से भी कवर कर सकते हैं। फिर जिस पेपर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आशा वर्कर्स के बारे में। आईएलओ का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसने एक बेसिकली अपनी रिपोर्ट इशू की है जिसमें इंडिया के बारे में इसने कुछ बातें बोली हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे ताइवान और यूएसए के इशू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो है यूएसए ने मतलब सीधा सीधा बोल दिए, चाइना को धमकी दिया है कि अगर भैया आपने ताइवान के ऊपर हाथ लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, हल्का फुल्का मैप वर्क भी देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ने वाले हैं जीएस पेपर 3 में, जिसमें पढ़ेंगे न्यू डील एंड इंडिया। तो बेसिकली अभी मोदी जी जापान गए हुए हैं तो वहां पे कुछ नया एक बहुत बड़ी डील करके आए हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पढ़ेंगे मूडी की रिपोर्ट के बारे में जो इंडिया के बारे में ही है। और फिर जानेंगे इंडिया और द हाइड्रोजन फ्यूल। ये हमारे मंत्री जी ने कुछ बात कही है। इनका कहना है कि इंडिया आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल में हम लोग इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं आने वाले 30 से 50 सालों में। तो देखने वाला रहेगा पूरा मामला क्या है। और फिर पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जी करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज बनाते हैं पूरा माहौल क्या है। पूरा माहौल फ्रंट पेज पे देखिए। फ्रंट पेज पे जो हमारे सामने पहला न्यूज है वो है इंडिया टू ज्वाइन बाइडेंस न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। इसको थोड़ी देर में करने वाले हैं, अपने मेन पेज पे ही इसको कर लेंगे। इसको भी मेन पेज पे करने वाले हैं, इसको भी मेन पेज पे करेंगे। और देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिस्टर चंद्रचूड़ जी, और इनका कहना है कि आजकल फैशन बन गया है जुडिशरी को गाली देना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर जुडिशरी आपके नैरेटिव के हिसाब से आपके फेवर में अगर वो निर्णय सुनाती है तो फिर तो जुडिशरी बढ़िया है, लेकिन अगर वो आपके नैरेटिव के अगेंस्ट में जाके फैसला सुना देती है तो फिर जुडिशरी बुरी है, तो फिर लोग उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया वगैरह पे आजकल बड़ा फैशन चल गया है कि हम लोग कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम लोग जो है जजेस को गालियां देंगे, वो सब चल गया है। और इन्होंने एक बड़ी खास बात ये बोली कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस होते हैं, जो सेशन कोर्ट में जजेस होते हैं, इनको किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इवन इनको एक लाठी वाला पुलिस वाला भी नहीं दिया जाता है। तो आजकल देखिए माहौल कितना गर्म है, जजेस के ऊपर कितने अटैक्स भी हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी चाहिए भैया जजेस को। अगर उनको सिक्योरिटी ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए अभी बनारस में ऐसा हुआ ना, तो बनारस के जो वहां पे बनारस जो जज थे वहां के लोकल जज, तो उन्होंने अपनी जो है फैमिली के लिए सुरक्षा मांगी है। सोशल मीडिया पे उनको धमकी दिया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो देखिए ये भी थोड़ा जरूरी है भाई, जजेस अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर आप उनसे जो है फैसले की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, है ना। इसको भी थोड़ा सा आगे हम लोग फ्रंट पेज पे ही अपने मेन न्यूज में देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज है पहला न्यूज यहाँ से, जापान टू ज्वाइन बाइडेंस न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोगों ने आपको आरसीपी के बारे में बताया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में भी बताया था, राइट। तो उसी के मिलते जुलते एक और न्यूज है, और ये न्यूज आती है जापान से। देखिए मोदी जी भी गए हुए हैं जापान में, तो वहां पे यूएसए के इनिशिएटिव के ऊपर एक नया ट्रेड डील हुआ है जिसे कहा गया है आईपीईएफ। क्या कहा गया है? आईपीएफ। आईपीएफ का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। ये आपको मैं बताता चलूं कि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, खासकर गुड्स के ऊपर जो है टैरिफ को रिमूव कर देते हैं, है ना। टैरिफ मतलब टैक्स वगैरह। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर ही समझते हैं। लेकिन ये भैया कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक अलग तरह का इनिशिएटिव है। और बहुत सारे कंट्री यहाँ पे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया वगैरह, ये सब इसका पार्ट है। एशियान कंट्री में की लगभग मतलब 7 कंट्रियां एशियान कंट्री की यहाँ पे है। लाओस यहाँ पे नहीं है, कंबोडिया यहाँ पे नहीं है, 1-2 कंट्री यहाँ पे, 3 कंट्री नहीं है, बाकी सब कंट्री है। एनीवेज, तो इसका पूरा, जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या है? ये आप ये समझ लीजिए कि जो रीजनल पार्टनर्स हैं, ये उनके बीच में एक डील है कि हम लोग कुछ एरियाज में मिलजुल के काम करने वाले हैं फ्यूचर में। जैसे
हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, डीकार्बनाइजेशन की बात ये लोग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वर्कर्स के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। और बेसिकली इसका जो मेन मोटिव रहने वाला है वो 4 एरिया में रहने वाला है। कौन से हैं? डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एंटी करप्शन मेजर। ये आपका एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। वो पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 एरियाज आर कवर्ड अंडर न्यू डील विच इज IPEF। तो ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखिए RCEP का तो इंडिया पार्ट है नहीं, TPP का भी इंडिया पार्ट नहीं है, तो कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिसका इंडिया पार्ट बनता है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अपने लिए हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी काम करने वाले हैं खूब सारा। तो बेसिकली ये हम लोग एक, आप ये समझ लीजिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये बनाया गया है। लेकिन हम लोगों ने इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है USA की गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही है, तो वहां पे भी इलेक्शन का माहौल बनता है जैसे इंडिया में इलेक्शन का माहौल बनता है। इवन ट्रंप ने जो है 2017 के अंदर जो है TPP से अपनी कंट्री को अलग भी कर लिया था, तो इसीलिए अमेरिका भी बहुत फेवर में नहीं है, इंडिया भी बहुत फेवर में नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। एक्चुअली इंडिया जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में ज्यादा बिलीव करता है। हालांकि हम लोगों ने अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हम लोगों ने UAE के साथ किया, और भी कई सारी कंट्री के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी बहुत ज्यादा रीजनल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए जो है ये रीजन भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आप इस पे देख सकते हो। अगर आपने कल वाला एनालिसिस मिस किया है तो आप उस पे जाके जरूर देखें, हम लोगों ने थोड़ा बहुत RCP वगैरह के बारे में वहां पे पढ़ा था, और वो कंटेंट भी आप जरूर जाके देखें। थोड़ा बहुत आपके लिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अगला जो न्यूज हमारे पास है वो है हीट वेव्स कुड वर्सन इन्फ्लेशन प्रेशर अफेक्ट द ग्रोथ सेज मूडी। देखिए मूडी के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मूडी, और जैसे मूडी हो गया, S&P हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसको बोला जाता है, ये जो है क्रेडिट एजेंसीज हैं, बेसिकली इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी हैं, बहुत जानी मानी एजेंसीज हैं, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के साथ भी मिलकर बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करती हैं ये। और ये दुनिया भर में मतलब किस बेस पे क्रेडिट देती हैं? बेसिकली क्रेडिट देती हैं इन्वेस्टमेंट के माहौल के ऊपर, कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसा है, जो अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, वहां की स्टेबिलिटी कैसी है, स्टॉक मार्केट का जो है फ्लक्चुएशन कम है ज्यादा है, उन सारे बेसिस पे वो आपको हर कंट्री को क्रेडिट देती है, रेटिंग देती है। जैसे हम लोग फिल्मों को क्रेडिट देते हैं, अच्छी स्टोरी है, अच्छा एक्शन है, रोमांस है, मसाला है, ये उसके बेसिस भी हम लोग मूवीज को, ये उसी तरह का काम करती है। तो इसने कहा है कि इंडिया में जो इस समय हीट वेव जो अनएक्सपेक्टेडली जो हीट वेव चला है उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ा है। तो ऑब्वियसली ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है ना। व्हीट का भैया प्रोडक्शन कम हुआ है तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पे हुई हैं। और ग्लोबल मार्केट जब हम लोग बात करते हैं तो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस की वजह से भी है ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और उसकी वजह, उसके बाद इवन हमारे पावर कट भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। इवन 2 दिन से जो है दिल्ली में 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के पावर कट लग रहे हैं। कोल की अवेलेबिलिटी की इंडिया में बहुत दिक्कत है। इंडिया में जो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट, उनके पास अभी हार्डली जो है 7 दिन का ही कोल बचा हुआ है। तो इसकी वजह से वो किल्लतें भी हैं। देखिए बिजली बहुत जरूरी है, बिजली अगर नहीं होती है ना तो भैया आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देख कंपनीज हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह है, वो उनकी मशीनें हैं ना उनके अंदर, तो और मशीनें तो बिजली से चलती हैं। बिजली नहीं होगी तो भैया प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये भी एक्चुअली आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। हम लोगों ने फैक्ट्रीज वगैरह तो बना दिया, बहुत बार आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा ना, वो आपको सुनने को मिला होगा कि अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्री वगैरह फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हैं। मान लो एक बंदे ने जो है वो फैक्ट्री लगाया कहीं पे, और उसने फैक्ट्री लगाई, 2-4 मशीनें वहां पे डाली, पूरा लेबर वेबर सब काम करने के बाद उसने डिसाइड किया कि मेरी कंपनी के अंदर जो है एक दिन में 1000 जूते मैं प्रोड्यूस करूंगा। लेकिन भैया बिजली ही नहीं है, कभी बिजली 15 घंटे आती है, कभी 10 घंटे आती है। तो उसके पास कैपेसिटी तो है 1000 जूते बनाने की, लेकिन वो बेचारा बना पा रहा है 600-700 जूते बना पा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कैपेसिटी की भी बड़ी दिक्कत है। तो इलेक्ट्रिसिटी कट लगेंगे तो भैया प्रोडक्शन भी कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर वो डिमांड सप्लाई दिक्कत फिर से आने लगेगी, और फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। मूडीज को थोड़ा बहुत आप जाके देख सकते हो। हालांकि देखिए ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मूडीज की अलग अलग रेटिंग होती है। तो मूडी इंडिया को जो है अभी इस रेटिंग में रखा हुआ है, सबसे नीचे वाली रेटिंग में अभी रखा हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा रेटिंग काफी लो चल रहा है इस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू मूडी। ठीक है, चलिए
और थोड़ा हीट वेव के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। पुराना आर्टिकल है ये, मैंने पुराने अपनी स्लाइड से ही आपके लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाला है, ठीक है। हिली एरियाज में अगर 30% डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है कुछ दिनों तक तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू IMD। और अगर वो प्लेन एरिया में होता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कर दिया जाता है। और अगर वो नॉर्मल मैक्सिमम से अगर 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये कुछ कुछ कंडीशन है यहाँ पे हीट वेव के लिए। और इंडिया में हीट वेव क्यों चली है उसके भी हम लोगों ने 4 रीजन यहाँ पे ये, और ये कोई नया नहीं है, ये पुराना आर्टिकल है, मैंने पुराने आर्टिकल से यहाँ पे उठाया है। तो जिन बच्चों ने पुराने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो एक्चुअली आपका जो अप्रैल 28 वाला जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वहां पे हम लोगों ने टॉपिक एक्सटेंसिवली कवर किया था, तो वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हो कि इंडिया में जो है ये अप्रैल मई के महीने में, मार्च अप्रैल में बेसिकली हीट वेव आया है। इसका रीजन क्या है? तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस एक रीजन होता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहां बनती है जहां पे हाई प्रेशर होता है, साइक्लोनिक कंडीशन वहां पे बनती है जहां पे लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से भी जो है जो एयर है ना वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, और जब लो प्रेशर होता है तो एयर राइज करती है जिसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और जब एयर सबसाइड करती है तो टेम्परेचर हाई होता है, और जब एयर कन्वेक्ट करती है ऊपर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर यूजुअली लो होता है। तो ये थोड़ा बहुत आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भैया आया नहीं इस बार, जो कि हमारा मेडिटेरेनियन ओशियन सेंट्रल एशिया वगैरह से आता था, कैस्पियन से उधर से, तो वो भी नहीं आया। तो थोड़ा बहुत बारिश हो जाती थी, आराम मिल जाता था, इस बार वो आराम भी नहीं मिला है ना। वो सारे तो ये जो है उसी के बारे में है। उसके अलावा ला नीना इम्पैक्ट है, काफी पिछले 18 से 20 महीने से लगातार ला नीना इम्पैक्ट चल रहा है। तो ला नीना इम्पैक्ट जब होता है तो हमारा मानसून अच्छा होता है, यूजुअली मानसून एक्चुअली बेटर होता है। लेकिन ला नीना की वजह से अप्रैल मार्च में और अप्रैल में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर मिलने की वजह से इस बार मार्च और अप्रैल के अंदर काफी ज्यादा हीट वेव यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आप अप्रैल 28 वाली जो एनालिसिस है आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो कहता है आशा वर्कर्स के बारे में। एक्चुअली कल WHO का मीटिंग वगैरह हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें उन्होंने इंडिया में जो कोविड-19 से लड़ने के लिए आशा वर्कर्स की बहुत ज्यादा तारीफ की है। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं बल्कि जैसे टीबी हो गया या और भी कुछ बीमारियां रहती है ना, तो आशा वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया में। एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके, कम्युनिटी लेवल पे जाके ये चीजें होती हैं। आपने अपने गांव में देखा होगा, अपने शहरों में देखा होगा, आशा वर्कर्स आपके घर पे आती हैं, आपको कोविड किट प्रोवाइड करवाती हैं। अगर पता चल जाता है ना आशा वर्कर्स को अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट किट प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के द्वारा थ्रू आशा वर्कर्स। तो एक हमारा जो प्राइमरी हेल्थ जो सिस्टम है और जो कम्युनिटी मतलब जो विलेजेस और ग्रास रूट पे जो जनता रहती है, पब्लिक रहती है, उसके बीच में लिंक का काम करती हैं आशा वर्कर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए WHO ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। इंडिया में लगभग 10 लाख आशा वर्कर जो हैं इस समय वो काम कर रही हैं, बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसलिए इनकी तारीफ की गई है और भैया तालियों की हकदार हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कई जगह पे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हरियाणा में अभी थोड़े समय पहले आशा वर्कर्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं दिया जाता, उनको मोबाइल फोन उनका रिचार्ज नहीं करवाया जाता सरकार के द्वारा, कुछ कुछ चीजें। खैर दिक्कतें तो हर सिस्टम के अंदर होती हैं, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट आशा वर्कर एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और इसका फुल फॉर्म रहता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर। और ये यूजुअली फीमेल होती हैं, ठीक है, यूजुअली फीमेल होती हैं। ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी इनको किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कुछ कुछ खास चीज़ों में। और ये एक इंटरफेस का काम करती हैं बिटवीन कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, थोड़ा आपको मैंने बता दिया। हालांकि इसके लिए क्राइटेरिया भी होता है, रूरल एरियाज के लिए अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज के लिए अलग होते हैं। रूरल एरियाज में यूजुअली 25 से 45 साल के बीच की जो महिला होती हैं, वो मैरिड भी हो सकती है, विडो हो सकती है, डिवोर्स्ड हो सकती हैं, उनको यहाँ पे लिया जाता है। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि कम से कम वो 10वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता है तो स्टेट वाइज क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं रहता है। और आशा वर्कर ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी सरपंच ने बोल दिया कि चलो इसको आशा वर्कर बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक रिगरस प्रोसेस होती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें उसमें गांव के प्रधान भी, पंचायत जो सरपंच होते हैं वो भी होते हैं, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ब्लॉक नोडल ऑफिसर भी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं, और कई सारे लोग जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आशा को चुना जाता है। राइट, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, एकदम सारी चीजें देखी जाती हैं, वो सारी की सारा। तो थोड़ा आशा वर्कर के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और आपको जब डॉक्यूमेंट आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो।
ये मैंने यहाँ पे एक लिंक डाला हुआ है, इसके ऊपर आप जब लिंक करोगे तो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलेगा। अब उसमें आप आशा वर्कर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। कुछ अगर आपको नोट्स बनाने हैं अपना कंटेंट वगैरह में, उसको आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स ILO। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से 11.2 करोड़ जॉब्स वो हो गई हैं भैया खत्म। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बोला है और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इनका कहना है कि इंडिया में एक्चुअली वीमेन और मेन दोनों का ही जॉब लॉस हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू मेन, वीमेन का जो जॉब लॉस है वो ज्यादा हुआ है। 100 वीमेन के ऊपर जो है 12.3 वीमेन ने अपनी जॉब लॉस किया है। वहीं अगर मेल की बात करें तो 7.3 और 2 जो है मेल ने यहाँ पे लॉस किया है। तो पहले से ही हमारे यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है जॉब वाले सेक्टर में, और कोविड-19 ने बेसिकली उस गैप को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है अकॉर्डिंग टू ILO। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी देखिए कोविड, इनका ये भी कहना है कि जो पिछले साल जब कोविड-19 के बाद इकोनॉमी थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हुआ था तो कुछ पॉजिटिव साइन नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फिर से पिछले 2-3-4 महीने में फिर से ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है। इसका क्या कारण है? कारण एक तो चाइना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है ना, उसके ये कारण हो सकता है। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है ये भी कारण हो सकता है। उसके अलावा दुनिया भर में जो फूड और फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, इन सारे रीजन की वजह से प्रोडक्शन समझ लीजिए, GDP ग्रोथ समझ लीजिए, है ना, वो कम हुआ है और जो है जॉब लॉस भी हुआ है। तो ये कहना है ILO का। तो थोड़ा ILO के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो ILO का एक फाउंडिंग मेंबर है। 1922 में ही, जब मतलब हम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब से ही इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, राइट। और ये एक्चुअली ILO एक ऐसी संस्था है जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बनाई गई थी। जब उससे पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, है ना, यूनाइटेड नेशन से पहले, तो उस समय जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये आज तक कंटिन्यू रहती है। ट्रीटी ऑफ वर्सेली जो है 1919 में, तब इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये पहली स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी बाद में यूनाइटेड नेशन के अंडर में भी 1946 में। 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली यहाँ पे जान सकते हो, राइट। और इंडिया के बारे में थोड़ा जानोगे। और कई सारी कन्वेंशंस होती हैं जो ILO करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग, फोर्स लेबर, वो सारी चीजें। इनमें से 2 कन्वेंशन ऐसी हैं जिसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, जिनमें से पहली आती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रोटेक्शन, ये पहले वाली, और एक दूसरे वाली राइट टू ऑर्गेनाइज एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडिया ने ये अपने यहाँ पे रेटिफाई नहीं किया है, बाकी इंडिया रेटिफाई कर चुका है। अब आप सोच रहे हो सर ये रेटिफाई, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि रेटिफाई एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन होता है या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी कंट्री के अंदर लागू नहीं होता। पहले वो आपकी कंट्री को अपनी खुद की पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करना पड़ता है, एक बिल लेके आके। जब पार्लियामेंट उसको पास करती है तब जाके वो आपकी कंट्री में लागू होते हैं। इसे बोलते हैं रेटिफिकेशन, ठीक है, रेटिफाई करना बेसिकली अपनी लोकल पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो ILO है वो कई सारी रिपोर्ट भी इशू करता है, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा आप पढ़ सकते हो, एग्जाम वगैरह में प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है। एक तरफ ऐसे बोलेगा मैच द फॉलोइंग, तो एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन देता है, दूसरी तरफ रिपोर्ट देता है, तो आपको मैच करना रहता है, तो पूछ लेता है कई बार। कल भी हम लोगों ने कई सारी रिपोर्ट आपको लिखवाई थी, है ना, वो भी आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है इंडिया टू बी अ लीडर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये हमारे जो है पुरी जी हैं वो कह रहे हैं, और कोई खास वैसे आर्टिकल बहुत दमदार नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट वैसे ही डाल दिया है। और ये कंटेंट जो है वो पुरानी न्यूज़पेपर के एनालिसिस का है, कोई नया एनालिसिस का है नहीं। तो इनका कहना है कि इंडिया जो है आने वाले समय में एक हाइड्रोजन हब इंडिया बनेगा, और इंडिया में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो टारगेट हैं या क्लीन एनर्जी समझ लीजिए, इंडिया जो है उसमें वर्ल्ड लीडर बनेगा। और इंडिया काफ़ी एक्चुअली इन्वेस्ट भी कर रहा है। जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2021 में पिछले साल ही हम लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया था, और
वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगले इनको ये कहा गया कि जो कंपनीज़ या जो जो कंपनीज़ वगैरह अगर वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, तो अगले 25 साल के लिए जो है उनको हम लोग टैक्स नहीं लगाएँगे, उनको ट्रांसमिशन वगैरह की सर्विसेज़ फ्री देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, वो सारी की सारी चीज़ें। और 2030 तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग 5 मिलियन टन जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहले हमारा टारगेट ये 1 मिलियन का हुआ करता था। अब हाइड्रोजन एक डेफिनेटली एक बहुत क्लीन गैस है। हाइड्रोजन अगर आप यूज करते हो एज अ फ्यूल, तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है वो आता है सिर्फ वाटर, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में सिर्फ वाटर निकलता है भैया, कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती। लेकिन हाइड्रोजन में दिक्कत ये है ना कि हाईली फ्लेमेबल है भैया, बहुत तगड़ा फ्यूल है और आग वाग अगर पकड़ लेगा तो ब्लास्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा सेफ्टी का दिक्कत है इसका। लेकिन इसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं है ना। अरे बहुत अनलिमिटेड सप्लाई है हाइड्रोजन का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ही तो होता है ना। तो वाटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके इसका हाइड्रोजन अलग से निकाल लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, बाद में उसको अपने व्हीकल वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पुराना आर्टिकल कहीं यहाँ पे डाल दिया है, अगर जिन्होंने पुराना आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कंटेंट इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। और हाइड्रोजन एक एक्चुअली गेम चेंजर हो सकता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के कंसर्न के हिसाब से, क्योंकि इंडिया अपना जो बहुत सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर ही आ रहा है। तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस हम लोग कितना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो फ्यूचर में अगर लोग हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पे होने वाला है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है और फ्यूचरिस्टिक एनर्जी बेसिकली इसको माना गया है। लॉन्ग होल ट्रांसपोर्ट में काफी अच्छे से यूज हो सकता है। लॉन्ग होल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो ट्रक वगैरह होते हैं, है ना, जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा काम आ सकता है और डीकार्बोनाइज कर सकता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह हम लोग नहीं करेंगे। और इवन इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक कि हम लोगों को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जो कि इंडिया का टारगेट भी है, हमारा INDC भी है, तो वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर हम लोग हाइड्रोजन का यूज करेंगे, है ना। तो बेनिफिट तो काफी सारे हैं हाइड्रोजन के, और चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे। और चैलेंजेस में देखें तो पहला हाई कॉस्ट आता है। तो हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं भैया, बहुत इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें वाटर का भी काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि वाटर से तो हाइड्रोजन निकालते हैं ना, और तो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करना पड़ता है और वाटर की अवेलेबिलिटी करना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब करना, तो थोड़ा सा इनिशियली प्रोडक्शन तो काफ़ी महंगी होती है इसमें, नो डाउट। लेकिन इंडिया जो है काफ़ी कुछ कर सकता है इस मामले में। देखिए, एक सीधी सी बात हमारे यहाँ पे होती है, डिमांड और सप्लाई, है ना। तो डिमांड बढ़ाना भी जरूरी है, सप्लाई बढ़ाना भी जरूरी है। अब खाली आप डिमांड डिमांड बढ़ाते रहोगे, सप्लाई बढ़ाओगे नहीं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। और खाली सप्लाई बढ़ाते रहोगे, डिमांड नहीं होगा मार्केट में, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों सेक्टर में ही सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम लोग इंडिया में कैसे डिमांड बढ़ा सकते हैं, कैसे सप्लाई बढ़ा सकते हैं, है ना। तो डिमांड बढ़ाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, तो हम सरकार उनको ये रूल बना सकती है कि आपको इतना ज्यादा हाइड्रोजन यूज करना ही करना पड़ेगा। तो इससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो हम लोग वो चीजें हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर सकते हैं नेचुरल गैस वगैरह के साथ, जिससे हमारा ओवरऑल डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, है ना। उसके अलावा कार्बन टैरिफ वगैरह लगा सकते हैं। तो जो कंपनीज वगैरह कार्बन का यूज ज्यादा करती हैं, कोल का यूज करती हैं, तो आप उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हो एक्स्ट्रा। अगर आप उनके टैक्स लगाएंगे तो वो भी लोग हाइड्रोजन को यूज करने के लिए मोटिवेट होंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे। और भी कई सारे प्लान हम लोगों ने चला रखे हैं। तो हाइड्रोजन का बेसिकली हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं फ्यूचर को लेके, और फ्यूचर काफी ब्राइट है यहाँ पे। तो आने वाले 30 सालों में, 50 सालों में काफी ज्यादा हम लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। अगली जो न्यूज हमारे पास आती है वो आती है दोस्तों, यूएस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। वैसे हमारे एग्जाम में थोड़ा बहुत मैप बेस्ड कुछ पूछ लेता है, लेकिन एज सच टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो के है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो जब ताइवान की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ताइवान है, और चाइना बेसिकली ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता। चाइना कहता है कि मेरा ही इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वैसे चाइना भी अखंड चाइना की बात करता है, और उस अखंड चाइना में ताइवान को वो अलग से नहीं मानता। और चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना जिस कंट्री के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, तो उसको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि भैया आप ताइवान को सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इसलिए जापान, अमेरिका, ये कोई भी कंट्री ताइवान को सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, वो उसको चाइना का पार्ट नहीं मानते, वो उसको एक अलग से यूनिट मानते हैं, लेकिन उसको वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर आप चाइना का अगेंस्ट में चले जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन
जब बात मतलब 1940s और 1950s की बात आती है तो उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था। उस समय में चाइना के अंदर जो है वो सिविल वॉर चल रहा था। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो विनर हो गई थी, जो आज भी रूल करती है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। और वहाँ पे जो दूसरे थे, जो डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे, वो ताइवान के अंदर आ गए थे। बेसिकली उन्होंने शरण यहाँ पे ले लिया था। तो तब से जो है उन्होंने अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे बना ली और कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे गवर्नमेंट बना रखी है। तब से वो पूरा मामला चल रहा है। अमेरिका के साथ ताइवान के तब से उसी समय से रिलेशनशिप है और अमेरिका इंश्योर करता है कि ताइवान की सिक्योरिटी को, हालांकि डायरेक्टली नहीं बोलता है, एम्बिग्विटी है उस केस में, लेकिन अमेरिका ने कानून बना रखा है कि अगर मतलब ताइवान की जिम्मेदारी अमेरिका की है, लेकिन डिफेंस को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है। लेकिन अभी ऐसा हुआ कुछ 2-3 दिन पहले कि मिस्टर बाइडेन ने खुल के कहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो ताइवान की जिम्मेदारी सुरक्षा की हमारी है। एक्चुअली जापान की सुरक्षा भी की जिम्मेदारी भी अमेरिका की है और ताइवान की भी है। तो वो मतलब चाइना को एक सिग्नल दे रहा है कि भैया अगर आप ताइवान के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हो तो पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि मैं फिर आपसे पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं इसकी पूरी मदद करूंगा। जैसे इस समय यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जो है वो यूक्रेन की हेल्प कर रही है। हालांकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन खूब सारा पैसा भी दिया जा रहा है, खूब सारा वेपन्स भी दिया जा रहा है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है, राइट। क्योंकि डायरेक्ट तो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा अमेरिका, ऑफ कोर्स, फिर क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और बिल्कुल बराबरी की पावर हैं। चाइना भी झुकने वाला नहीं है और पैसिफिक ओशन के अंदर वो जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको पता ही है ना। और ऊपर से यहाँ पे जापान भी है, तो जापान भी डेफिनेटली उस केस में जो है पीछे नहीं हटने वाला है। साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का। तो ये सारी सारी चीज़ें होंगी। खैर, जब भी तो इन्होंने ये कहा है, चाइना का देखना रहेगा यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो दिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे पास है दैट इज अबाउट द प्लानिंग कमीशन। लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा एक और कुछ और कर लेते हैं हम लोग। आज का एक्सप्लेनर सेक्शन कर लेते हैं बेसिकली। और आज का एक्सप्लेनर सेक्शन जो है वो आता है हमारा जियोग्राफी से और हमारा क्योंकि आपको पता है कि ना आसाम के अंदर आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी व्हाट्सएप के पे ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। देखिए ट्रेन है ये, मतलब कुछ और मत समझना, ये ट्रेन है और ये फ्लड है भैया, और ये पूरा मड है। देखिए ट्रेन को पूरा पलट दिया और ये पैसेंजर ट्रेन है, कोई मालगाड़ी नहीं है। वो तो भला हो वहां पे कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में जल्दी आ गया और इनको जल्दी से निकाल लिया पैसेंजर्स को। अगर 2-3 घंटे और लेट हो जाता तो समझ लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पे लाइफ का लॉस हो सकता था। तो ये ट्रेन एक्चुअली, और ये एक्चुअली एक पूरा ट्रैक है, ये आसाम के अंदर पूरा ट्रैक है, जो पूरा ट्रैक ही बर्बाद हो गया है ना। ये एक डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली जापान इसमें आसाम के अंदर, यहाँ पे देखिए ये है दीमा हसदो। यहाँ पे जो है ये इस ट्रेन के साथ ही हादसा हुआ है और ये कई किलोमीटर का जो है रेलवे ट्रैक है और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मिजोरम, मणिपुर वगैरह जो है, इनको जोड़ता है आपस में। और यहाँ पे ये हुआ है क्योंकि ये जो एरिया है ना वो काफी ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। और इस समय वहां पे बारिश काफी हो रही थी, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। तो जो है यहाँ पे ये है हसदो। तो यहाँ पे जो है जैसे ये बरेल रेंज है, ये आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी नजर आएगा। जो बरेल रेंज है वो, उसके अंदर ये जो है लैंडस्लाइड खूब सारे आते हैं और बरेल रेंज के अंदर से होके ही ये रेलवे लाइन गुजरती है और यहीं पे पूरा हंगामा हुआ। और बरेल के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि जो बरेल है ना, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल का मतलब ये जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो ये हिल्स हैं, इसे पूर्वांचल हिल्स इनको कहा जाता है। ये उनका ही पार्ट है, ठीक है। बरेल रेंज जो आपको मैप्स वगैरह देखना हो तो ये देखें है, ऊपर है मिकिर रेंज। मिकिर रेंज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। अगर आप ज्योग्राफी अपने एनसीईआरटी पढ़ा है, मिकिर रेंज, गारो, खासी और जयंतिया ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। लेकिन हमारा पटकई बम, नागा हिल्स, मणि हिल्स, मिजो हिल्स और बरेल रेंज ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। पूर्वांचल हिल्स मतलब दे वो हिमालय का ही पार्ट है और ये काफी ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव भी हैं, काफी ज्यादा, ठीक है। और इसीलिए जब बारिश होती है काफी ज्यादा तो यहाँ के जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो उनके अंदर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो वही इन्होंने यहाँ पे कहा है। और ये जो बेसिकली दीमा हसदेव जो है ना, दीमा हसाओ, ये डॉकी फोल्ट के अंदर आता है ना। फोल्ट हमारे ज्योग्राफी के एक पार्ट होता है जिसमें जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से हमारी प्लेट्स वगैरह के अंदर कुछ फोल्ट्स पैदा हो जाते हैं। क्रैक्स नहीं बोलेंगे इनको हम लोग, फोल्ट्स बोलते हैं, ठीक है।
और उस फॉल्ट्स की वजह से जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और एक्स्ट्रा जब कोई अर्थक्वेक आता है या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसके अंदर लैंडस्लाइड वगैरह खूब सारे आ जाते हैं। तो वही उन्होंने कहा है, डिजास्टर प्रोन जो है टनल्स हैं यहाँ पे कई सारी। और ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों की स्टडी करने के बाद 1899 में यहाँ पे बहुत सारी टनल्स बनाई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में जो ट्रेन चलती थी उस समय पे वो नैरो गेज चलती थी। नैरो गेज मतलब जो, जैसे अगर आप कभी शिमला गए हो ना, वहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है तो नैरो गेज है, उसकी पटरी में इतना डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन आजकल जो मेन ट्रेन हमारी चलती है वो ब्रॉड गेज में चलती हैं। तो फिर बाद में सरकार ने क्या किया, इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया और कई सारी और नई नई टनल्स बना दी सरकार ने, लेकिन प्रॉपर इकोलॉजिकल स्टडी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। और फ्लड वगैरह तो यहाँ पे आखिर आता ही है, आसाम एकदम पूरा फ्लड प्रोन एरिया है। बहुत बार आसाम के अंदर जो है साल में 4 बार भी फ्लड आ जाता है। तो प्री मॉनसून, ड्यूरिंग मॉनसून, आफ्टर मॉनसून, है ना, बहुत बार फ्लडिंग यहाँ पे काफी आता है। तो वो थोड़ा बहुत आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा और कुछ खास यहाँ पे है नहीं, थोड़ा बहुत लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है एक्चुअली फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है। हालांकि हमारे पास एक दो एडिशनल आर्टिकल भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो एडिटोरियल में, लेकिन मैंने फैमिली प्लानिंग वाले को ही चूज किया क्योंकि ये थोड़ा नया आर्टिकल है, पहले हम लोगों ने इसको नहीं किया है। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, और जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी आगे फैमिली को बढ़ाते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। बच्चों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बच्चे जो है कितने साल के बाद पैदा होने चाहिए, उनकी हेल्थ वाइज पूरा प्लानिंग बेसिकली किया जाता है, उसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। और इंडिया एक्चुअली दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जिसने 1952 में फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया था ऑफिशियल तरीके से, राइट। बाद में 1970s में थोड़ा सा सरकार ने एक टारगेट बनाया था। टारगेट इन द सेंस आप ये कह सकते हो, टारगेट का मतलब ये है कि सरकार ने ये कहा था कि हम लोग इस साल इतने ज्यादा बर्थ कंट्रोल करेंगे। और फिर बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई, संजय गांधी वगैरह, सब आपको पता ही होगा, जबरदस्ती लोगों को जो है स्टीरिलाइजेशन करवाया गया था, नसबंदी वगैरह करवाई गई थी, क्योंकि वो लोग टारगेट अचीव करना चाहते थे। एक्चुअली 1960s और 70s में ये एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग थी उस समय लोगों के मन में कि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा एज सच है नहीं, पॉपुलेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है, स्किल्ड होती है, तो वो आपके लिए एसेट भी बन सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एजुकेशन पे काम करिए। अगर आप एजुकेशन पे काम करोगे, लोगों के स्किल पे काम करोगे, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाओगे, तो लोग खुद ही बच्चे पैदा नहीं करेंगे यार। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं था, बाद में सरकार ने ये रियलाइज किया। तो इसीलिए आजकल हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर फोकस करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनको बेनिफिट बताते हैं, ड्रॉबैक्स बताते हैं, और वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है, और बढ़िया आर्टिकल है। इनका कहना है कि देखिए अभी इंडिया में फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे, राइट, जो कि हमारे रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, है ना, उससे भी कम हो गया है। तो इस जो नया फैमिली हेल्थ सर्वे, मतलब जो हमारा पीरियोडिक जो हमारा फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, इसमें सबसे एक इन्होंने रीजन बताया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है गांव में, शहरों में, जिसकी वजह से महिलाएं बच्चों के बीच में गैप रख पा रही हैं। अब पहले कॉन्ट्रासेप्टिव तो होते नहीं थे, है ना, कोई दवाइयां नहीं होती थी, लोग जो है प्रोटेक्शन वगैरह यूज नहीं करते थे, कॉन्डोम्स वगैरह, तो ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे। तो अभी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल भी हुआ है और फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न है, खासकर कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे त्रिपुरा वगैरह में, मेघालय वगैरह में, वहां पे अडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग बढ़ा है। अडोलेसेंट मतलब 17, 18, 19 साल के जो बच्चे हैं, स्पेशली फीमेल, उनके वो जो है चाइल्ड बियरिंग उनके अंदर बढ़ा है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एजुकेशन को नहीं मिल पा रहा है और उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी और जो उनकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, उसके अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है और वो ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, खासकर त्रिपुरा, मेघालय के अंदर। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं, कुछ कल्चर रीजन भी हो सकते हैं, बट इसमें कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके अलावा इनका कहना है कि
मिशन परिवार विकास जो कि सरकार का ही चला, परिवार मतलब फैमिली प्लानिंग ही बोल सकते हो इसको, मिशन फैमिली प्लानिंग। तो इसमें उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया कि हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग करें लोग, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट वगैरह वो उसके अंदर इंक्रीज करनी है। जो जो फीमेल हैं, जो खासकर वल्नरेबल कम्युनिटी से आती हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे लेके आना है, तब जाके हम लोग और अच्छे से फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी भी देखिए सरकार काफी कुछ कर रही है, अरे कर रही है सरकार, तभी तो फर्टिलिटी रेट 2.0 हुआ है ना, अपने आप थोड़ी हुआ है। तो कुछ लोगों को एजुकेशन मिला होगा, कुछ लोगों को अवेयरनेस मिला होगा, कुछ सरकार की तरफ से हेल्प मिला होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमारे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज वगैरह हैं, सबने मिलके जुल के काम किया है, तभी तो जाके इंप्रूवमेंट हुआ है ना। लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, खासकर कुछ जो है रीजन्स के अंदर इंडिया में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वो जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में कैसा बन सकता है, क्वेश्चन वो कह सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैमिली प्लानिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैमिली प्लानिंग, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। इस तरह का सिंपल सा सवाल वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने बताना है फैमिली प्लानिंग क्या है, सरकार ने कुछ जो स्टेप लिए हैं उसके बारे में बता सकते हो, हमारे जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके बारे में बता सकते हो, हमारा जो ये मिशन परिवार विकास के बारे में बता सकते हो, है ना, एक दो प्रोग्राम और हैं आप उनके बारे में बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि भैया इसमें कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर आप जो है सॉल्यूशन आराम से जाके बता सकते हो। ये लिंक जो है मैंने आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर लिंक करके जो है आपको एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा फैमिली प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो, प्रेजेंट जो प्रोग्राम वगैरह चला रखे हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर कल जाके क्लिक जरूर करें, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाता है, वहां जाके आप कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग और फैमिली प्लानिंग को इंप्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, सॉफ्टवेयर का यूज करिए, इंफॉर्मेशन वगैरह को प्रचार करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और एक पॉलिसी सभी के लिए बराबर नहीं हो सकती, हमारी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है ना, और हर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका उनका इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड अलग है। तो हर किसी के लिए आप कस्टमाइज फैमिली प्लानिंग करिए, सबके लिए एक जैसी फैमिली प्लानिंग मत करिए। और इसमें जो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से टारगेट कीजिए, जो लोग स्कूल में हैं उनको अलग तरीके से अवेयर करिए, जो स्कूल से बाहर हैं, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सबके लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने का जरूरत है, क्योंकि एक चीज सबके लिए काम नहीं कर सकती, है ना। और इन्होंने ये कहा कि अभी तक जो इंडिया में जो फोकस रहा है फैमिली प्लानिंग का, यूजुअली हम लोग फीमेल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेल के ऊपर भी फोकस किया जाना जरूरी है। उनको भी अगर आप लेके आओगे इसके अंदर और ज्यादा, तो डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट होगा। और कई सारे प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने दिया है, जैसे बिहार के अंदर एक प्रचार नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, मुंबई के अंदर जो है यारी दोस्ती प्रोग्राम चल रहा है, गोवा के अंदर जो है जेम्स प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग मैन को भी इंक्लूड कर रहे हैं काफी एक्टिवली फैमिली प्लानिंग के अंदर। प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएंगे, है ना, प्राइवेट सेक्टर वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हो, है ना, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस वगैरह हो गए, ये बड़ी बड़ी बातें जो हमेशा लिखी जाती है। कंक्लूजन है ये बेसिकली आपका लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन है। ऊपर सारी सारी चीजें लिखने के बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग द हेल्थ वर्कर्स, एड्रेसिंग द इंटरसेक्शनैलिटी, एंगेजिंग मैन इन द डिस्कोर्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ड्राफ्टिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस वगैरह, वो सब आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो कंक्लूजन में कि यस इंडिया हैज बीन डूइंग अ ग्रेट एंड सम पॉजिटिव conclusion has been there, but India needs to go a lot by so we need to take all stakeholders in confidence building process, and that is how we can move forward for the planning commission, something कुछ ऐसा बढ़िया से लिख सकते हो। तो ये आपका जो है पूरा बढ़िया एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं बुद्धिज्म के। आपको मैंने बताया था कि मोदी जी ने अभी नेपाल की यात्रा की थी, तो बुद्धिज्म काफी न्यूज में था, तो कुछ दिनों तक हम लोग बुद्धिज्म को लेकर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बीच में एक दिन का गैप आ गया था, लेकिन फिर से दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूं बुद्धिज्म को लेके। तो एमसीक्यूज हैं दोनों, आप वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और आने वाले 2-4 दिनों में और हम लोग बुद्धिज्म को कंटिन्यू करेंगे। बुद्धिज्म के बाद हम लोग कुछ और उठा सकते हैं, मे बी कुछ पॉलिटी से या ज्योग्राफी से, जैसा कि आप बोलोगे इकोनॉमी वगैरह से, या एनवायरमेंट इकोलॉजी से, जहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को रोज यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। या फिर हम लोग यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
एक दो आपको हम लोग रोज डेली बेसिस पे दे सकते हैं, बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी फीडबैक जरूर दें कि क्या हमें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, क्या प्रोसेस हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जाके करें। और आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मेरे ख्याल से हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर ही लिए। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारे करंट अफेयर के प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, वीकली मैगजीन आपको मिलेगा, मंथली मैगजीन मिलता है और वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस में आप आके फैकल्टी के साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और मेंस 2023 तक ये अवेलेबल रहने वाला है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप करिए और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।